हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। और शायद आ जाए कोई हमसे भी ज़्यादा प्यासा, बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूँ विनीत ठाकुर। मैं फोटाउन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी जस्ट एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने सोचा था अलग ही पढ़ाएंगे, 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनेगा। तो इसको हम लोग पहले अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क आता है। ये आपने पहले पढ़ लिया है, मैंने पहले पढ़ा भी दिया है। और उसके बाद उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मतलब उसको घुमाने में एक वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन कितना होता है हमको ये जानना है। तो अपने को फटाफट जो है ये जान लेना है कि वर्क डन कितना होगा और कैसे करेंगे। तो मान लो कि एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया थीटा एंगल पे। तो आपको पता ही है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर फोर्स लगता है क्यू। इससे पहले डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है, इधर फोर्स लगता है क्यू। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसमें लगता है। मान लो कि ये है पॉइंट, एंगल ये थीटा, तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा ही होगा। ये एल है, ये भी एल है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। कैसे होता है आपको पता है, ये भी हो जाएगा एल साइन थीटा। हम इसको इसी पर तुरंत ही इस पर टॉर्क भी बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। पूरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल का अलग ही टॉपिक बना दे रहे हैं, दिक्कत नहीं। तो इस पर जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो हो जाएगा F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब F इनटू L sin थीटा। इसकी वजह से जो टॉर्क आया, फोर्स ये है ना, तो F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और F इनटू परपेंडिकुलर, तो F इनटू ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इनटू L sin थीटा। तो डायरेक्ट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 2F L sin थीटा। F की वैल्यू किसके बराबर है, Q ही, F इक्वल्स टू है Q ही। तो जाहिर सी बात है टॉर्क की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 2QL E sin थीटा। और आपको ये भी पता है कि P की वैल्यू है QE के बराबर, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई PE sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, PE sin थीटा। ये तो हो गया टॉर्क। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उजाला कम हो गया था। तो टॉर्क की वैल्यू हो गया PE sin थीटा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाए जीरो, मतलब टॉर्क हो जाए जीरो। टॉर्क जीरो हो जाए क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो टॉर्क जीरो कब होगा, जब यहाँ पे देखो टॉर्क की वैल्यू तो PE sin थीटा, P ना तो जीरो होगा ना तो E जीरो होगा, तो sin थीटा जीरो कब होगा, sin थीटा जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू हो जाएगा जीरो या पाई। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो या पाई पे इस पर रहेगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। मतलब जिस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही हम निकालते हैं, पहले तो आप इतना लिख लो, फिर मैं मिटा दूं इसको फटाक से 1 2 3 करके। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम में टॉर्क की वैल्यू जीरो हो गया, फोर्स की वैल्यू जीरो हो गया, बिकॉज sin थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो या 180 डिग्री पे ही, मतलब दो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जब टॉर्क पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इस डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मैटर है इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैटर ये है कि यार इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, वो आती है, हालांकि इसको घुमाने में वर्क डन निकालना पड़ता है। किसी अगर थीटा एंगल से इसको घुमाओ, घुमाने में इसमें वर्क डन निकालना पड़ता है, तो वो वर्क डन हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी उसको डायरेक्ट बाद में हम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी आती है वो आती है PE cos थीटा एंड माइनस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला वो कितना था, P cos थीटा, इसको माइनस P डॉट E भी लिखते हैं।
जैसे टॉर्क में जो था, इससे पहले टॉर्क हम लोग पढ़े थे, टॉर्क की वैल्यू था पी ई साइन थीटा, इसको हमने वेक्टर टाउ की वैल्यू p क्रॉस e भी लिखा था। समझ में आ रही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये वेक्टर में था और ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एनर्जी तो जाहिर सी बात है इसको p डॉट e ही लिखेंगे, p e cos थीटा को। अब बात आती है इक्विलिब्रियम स्टेज में इसकी एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी जो होगी उसकी वो होगी इक्विलिब्रियम स्टेज में, या स्टेडी स्टेट जिसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज या स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो उसमें सबसे कम एनर्जी होगी, मतलब u जो होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हो 0 या पाई। मेरी बात ध्यान सुन। अब इक्विलिब्रियम स्टेज में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, तो मिनिमम कब होगी? जब 0 होगा, सॉरी पाई नहीं, जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो u मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos थीटा की वैल्यू 1 तो -p, और जब थीटा की वैल्यू रखोगे 180 तो cos 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, तो हो जाएगा -1 रखते हैं u की वैल्यू मैक्सिमम, u की वैल्यू मैक्सिमम होते ही कितना हो जाएगा? +p। मेरी बात ध्यान सुनना, तो ये तो हो गया। और किसी थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा। टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? टाउ की वैल्यू मैक्सिमम p ही होगा, कब? जब sin थीटा की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। तो जिस समय टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा सिस्टम का, इलेक्ट्रिक डायपोल। जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 0। थीटा बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम होगा, u मिनिमम जो होगा वो होगा -p, और कब होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री पे। u मैक्सिमम कितना होगा? वो होगा +p, वो कब होगा? थीटा = 180 डिग्री पे। और u की वैल्यू 0 कब होगा? u 0 होगा कब? थीटा = π/2 या 90 डिग्री पे। ऐसे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? sin थीटा की वैल्यू जब 1 हो, यानी थीटा की वैल्यू π/2 90 डिग्री। और टाउ की वैल्यू मिन कब होगा? मतलब टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब होगा? टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगा 0 जब थीटा की वैल्यू कितना हो? 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यही इतना था। अब इसको फटाक से लिखो, उसके बाद मिटाएं, फिर एक चीज और बताना। मिटाएं? ठीक। अगर इसको θ1 से θ2 डिग्री को घुमाया जाए तो वर्कडन कितना होता है? ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, किसी पॉइंट पे है तो उसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्कडन का मतलब क्या होता है? वर्कडन का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्कडन होता। तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वर्कडन होगा, मतलब वर्कडन हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो वर्कडन जो हो जाएगा वो हो जाएगा u फाइनल का मतलब -pe cos थीटा फाइनल, और माइनस में -pe cos थीटा इनिशियल। तो बस वर्कडन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -pe cos थीटा फाइनल और माइनस +pe cos थीटा इनिशियल। बस कॉमन लोगे pe, यहाँ पे ये माइनस में प्लस में, तो प्लस वाले को पहले लिखो, cos थीटा इनिशियल और माइनस cos थीटा फाइनल। ये वर्कडन का फॉर्मूला आ गया अपना, ज्यादा बवाल करना नहीं। तो जब भी वर्कडन निकालना हो, आपसे कह देगा कि भाई 30 डिग्री से आपको 60 डिग्री तक रोटेट करना है तो कितना वर्कडन करना होगा, तो फटाक से आप कर दो। अगर आपसे कहता है 0 डिग्री से वहां तक करना, तो 0 डिग्री के लिए फिर आप 0 डिग्री यहाँ पे रख दो। अगर 0 से जो है थीटा करना है, अगर वर्कडन आपको निकालना, वर्कडन कब निकालना? जब आप 0 डिग्री से लेकर के थीटा डिग्री पे जा रहे हो, तो वर्कडन आपका सीधे सीधे कितना हो जाएगा? pe cos 0 की वैल्यू कितना? 1 माइनस cos थीटा। तो w वर्कडन की वैल्यू कितना आ जाएगी? pe 1 माइनस cos थीटा। इस टाइप का फॉर्मूला भी आप निकाल लोगे बस। हाँ, तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके रोटेट करने में जो वर्कडन होता है वो, और बस इतनी सी सारी चीजें। ठीक है बेटा, बस जय हिंद।